हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। फिजिक्स का जो 12th का टॉपिक है उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, उसके करंट के बारे में, कूलॉम्स लॉ के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज और गॉस लॉ। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इन सभी चीज़ों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ा जाता है। और इस चीज़ में मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा जिससे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है, सबसे पहला इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और इसके बाद वाला चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इन दोनों चैप्टर्स को कंबाइन करके हमको एक यूनिट मिलती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मुझे उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है, इसको तोड़कर देखो आप, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स, यानी कि आपको क्या समझ में आ सकता है इसमें से? ध्यान दीजिए, स्टडी स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन से या फिर चार्ज से। तो स्टडी ऑफ चार्ज विच इज इन रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बस सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कुछ नहीं, केवल स्टडी है चार्ज की जो कि रेस्ट में है। मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज, इसका क्यू चार्ज है, क्यू पॉजिटिव। तो ये रेस्ट में रहेगा, इसके पास और कुछ भी नहीं होगा, केवल एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैं आपको ये बता दूं कि जब एक चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी अपने आसपास जनरेट करता है। जब ये पार्टिकल मूव करेगा, पार्टिकल नहीं सॉरी चार्ज, तो ये चार्ज ऐसे मूव करेगा इस तरह से। जब चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी सराउंड करेगा कुछ इस तरह से। मान लीजिए चार्ज और आगे इस तरह से बढ़ा तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो इस तरह से। देखिए ध्यान से देखिए, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो है ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कुछ नहीं, चार्ज की स्टडी है जो रेस्ट पर है, ठीक है। इसके अंदर जो चीज हम पढ़ने वाले थे वो था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये जो चैप्टर है इसमें हम चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैटर क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो मैटर से आप अच्छी तरह से वाकिफ है 9th क्लास से। ऐसा सब्सटेंस या सब्सटेंस जो वॉल्यूम भी घेरे और जिसके पास थोड़ा मास हो, वो क्या है? मैटर है। अब मैटर के पास कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, उसमें से मेजर दो प्रॉपर्टीज हैं, एक है मास और एक है चार्ज। मास और चार्ज। तो मास क्या होता है? मास की अगर आप बात करोगे तो आपके पास ऐसी कई सारी डेफिनेशंस है। अगर क्लास 9th की जैसे मैं आपको बताऊं, क्लास 9th के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मास मैटर है। देखिए मैटर है, मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक चार्ज एंड मास। मास और चार्ज मैटर की ही एक प्रॉपर्टी है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि मास की ऐसी कोई आप फिक्स डेफिनेशन और चार्ज की फिक्स डेफिनेशन ऐसे नहीं दी जा सकती है। और मास जो है वो मास अगर आप 9th क्लास के हिसाब से देखोगे तो मास कुछ नहीं है, मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। एक बॉडी के पास कितना मैटर है, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, वो डिफाइन करता है मास को। लेकिन क्लास 11th में जब आप पहुंचते हैं तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि मास इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अप्लाई और एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज ऑलवेज अट्रैक्शन। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, एक और बार सुनिए।
एक ऐसी प्रॉपर्टी मैटर की ये मार्कर जो है, ये जो मार्कर है ये एक मैटर है, इस मैटर के पास कुछ मास हो। अब वो मास क्या है, तो अगर मैं बात करूं इसकी, और ये मेरे पास दो मैटर हैं या दो बॉडी हैं, इन दोनों बॉडी के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है क्या, आपको पता है, हाँ ग्रेविटी है जो इन दोनों के बीच में लग रही है, जिसका फॉर्मूला आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकाला भी था, जो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। तो ये बॉडी इस बॉडी की वजह से अट्रैक्शन फोर्स को क्या करेगी, एक्सपीरियंस, और यही बॉडी इस बॉडी पर, दूसरी बॉडी पर अपनी ओर एक फोर्स भी लगा रही होगी, यानी कि अप्लाई भी कर रही है ये फोर्स और एक्सपीरियंस भी कर रही है। नहीं समझ आया, फिर से देखिए, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, दोनों क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। लेकिन ये बॉडी इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही होगी, तो क्या हुआ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई कर रही है, अपनी तरफ खींचने के लिए कर रही है, लेकिन ये बॉडी क्या कर रही है, उस फोर्स को एक्सपीरियंस। अब इसका उल्टा केस भी वैलिड है कि ये बॉडी इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी और ये अप्लाई करने लगी फोर्स को। तो एक बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस भी करती है, साथ ही साथ अप्लाई भी करती है दूसरी बॉडीज पर। और ऐसी प्रॉपर्टी की वजह से जो चीज आपको मिलती है वो है मास। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ बेस, जिसके द्वारा मैटर क्या करता है, बॉडी का जो मैटर है वो क्या करता है, अप्लाई करता है या एक्सपीरियंस करता है ग्रेविटेशनल फोर्स को, वो आपके पास होगा मास। लेकिन 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 ट्विस्ट भी है, क्यों, क्योंकि मास इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या हुआ, मास अभी तक बोला कि मैटर कंटेंट है एक बॉडी के अंदर, वो मास है, या फिर एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस होगा या फिर अप्लाई होगा। लेकिन अब मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि मास इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका आपने फॉर्मूला भी अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, ये आपको जरूर पता होगा, E इक्वल टू mc²। ये जो फॉर्मूला है इससे अगर आप देखो तो मास इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्या कंक्लूजन निकलेगा इसका ये कंक्लूजन निकलेगा कि हर केस में आपको मास अलग लेना पड़ेगा और कोई चांस नहीं है, ठीक है ना। मास आपको अगर मॉडर्न फिजिक्स में देखना होगा तो आप फॉर्म ऑफ एनर्जी ही लेंगे। 11th क्लास में जब आप पढ़ते हो तो ये भी डेफिनेशन बिल्कुल वैलिड है और ये डेफिनेशन भी बिल्कुल वैलिड है। अलग अलग केसेस में अलग अलग चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अब आपने देखा मैटर के पास दो प्रॉपर्टी है, चार्ज और मास, ठीक है। मास को डिस्कस मैंने किया कि मास भी इसी तरह की एक प्रॉपर्टी है, तो चार्ज क्या है, क्योंकि अपना चैप्टर तो यहीं से स्टार्ट होने वाला है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड, ये अपना चैप्टर है, ये कहां से स्टार्ट होगा, जब आप पढ़ोगे कि चार्ज क्या होता है भाई, चार्ज क्या है भाई, भूल गया है, उधर देखो मैं आपको चार्ज की ओर लेकर चल रहा हूं कि आपको ये समझ में आया कि मास भी एक प्रॉपर्टी है, ऐसे ही चार्ज भी मैटर की ही एक प्रॉपर्टी है। अब वो कैसी प्रॉपर्टी है वो आपको इस वाली डेफिनेशन से थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा। बी क्लियर, आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए, बात करें चार्ज की, तो आपके पास जो बात करें चार्ज की तो चार्ज क्या है, इस वाली डेफिनेशन से क्या आप कुछ अंदाजा लगा पा रहे हैं? कोशिश करिए, गैस करने की कोशिश करिए, ऐसा ही कुछ मिलने वाला है, कुछ नहीं है। इट इज अ प्रॉपर्टी by virtue of which
ए बॉडी, अभी तक बिल्कुल सेम चला। अब आगे आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? बॉडी अप्लाई और एक्सपीरियंस, अप्लाई भी करेगा, एक्सपीरियंस भी करेगा। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्सेस। क्या मिला आपको इसका आंसर? चार्ज कुछ नहीं है, इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी अप्लाई और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब यहां पर आपने जब मास को समझा कि दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था जो कि था ग्रेविटी, ग्रेविटी था, लेकिन लेकिन यहां पर आपको फोर्स चेंज हो जाएगा और मिलेगा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस और ग्रेविटी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर ये बॉडी है m मास की, दूसरी बॉडी है 2m मास की, तो इनके बीच में ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव लगेगी, ठीक है ना? अट्रैक्टिव ग्रेविटी लगेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको चेंज कर दूं, मैंने बोला ये Q है चार्ज और ये चार्ज Q, हाँ ठीक है, Q/2 मान लीजिए, इन दोनों के बीच में क्या अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्शन लगेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब आप इसके अंदर पॉजिटिव और पॉजिटिव रख दोगे तो आपको पता है सेम चार्जेस रिपेल करेंगे, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी है चार्ज की। सेम चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। तो क्या समझ में आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिपल्शन भी शो कर सकता है, और अगर मैंने इसको चेंज कर दिया, मान लीजिए मैंने बोला कि यहाँ पर ये Q पॉजिटिव था, ये Q नेगेटिव था, चार्जेस अपोजिट हो गए, तो ये अट्रैक्ट करने लगेंगे। मतलब ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस रिपल्सिव भी हो सकते हैं। चार्जेस के बीच का फोर्स रिपल्सिव हो सकता है, मास का अट्रैक्टिव ही होता है। क्या समझ में आया? चार्ज के बारे में मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि चार्ज कुछ नहीं है, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी अप्लाई एक्सपीरियंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है? उम्मीद है अभी तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं चार्ज। चार्ज को मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन दे दिया है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे, देखिए अगर आप चार्ज को देखोगे 10वीं क्लास में कुछ पढ़ा था कि नहीं? 10वीं क्लास में आपने क्या पढ़ा था? 10वीं क्लास में हमने पढ़ा था कि I = Q/T या फिर Q = IT। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी तो है नहीं, क्यों नहीं है? फंडामेंटल क्वांटिटी की लिस्ट अगर आप देखोगे तो सबसे पहला मास के बाद लेंथ के बाद टाइम के बाद टेम्परेचर के बाद करंट। कितनी हो गई भाई? 5 क्वांटिटीज अभी तक बोल चुका हूँ। छठवीं है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड कौन सी थी? सॉरी, सातवीं में बोल चुका हूँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, तो 7 क्वांटिटीज आपको जो बताई गई हैं, उसमें आई जो है वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है जो कन्वेंशनली मानी जाती है। क्योंकि ये जो आपके पास जो फॉर्मूला है, ये करंट, तो ये जो चार्ज है ये करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, चार्ज है वो करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या आप इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, लेकिन कन्वेंशनली हम करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हैं। चार्ज का जो फॉर्मूला आपने क्लास 10 में पढ़ा था, इससे आपके पास क्या मिलेगा? इससे आपके पास एक चीज मिलेगी जो है यूनिट। चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट, इसकी यूनिट रखिए एम्पियर, इसकी है सेकंड। क्या मिलेगी? एम्पियर सेकंड, जिसको हम कूलॉम भी बोलते हैं।
कूलॉम कुछ नहीं, यूनिट है चार्ज की। चार्ज की यूनिट को हम कूलॉम बोलते हैं। चार्ज की और भी बहुत सारी यूनिट हैं, डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे अभी आपको चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। चार्ज कुछ नहीं है, एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों है स्केलर? देखिए, अगर मैं बात करूं करंट की, क्या वो स्केलर क्वांटिटी है? हाँ, बिल्कुल है। चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, करंट भी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि चार्ज है वो करंट पर डिपेंड कर रहा है और टाइम पर। तो मेरे को प्रोडक्ट कीजिए, करंट स्केलर, टाइम भी स्केलर, तो चार्ज तो स्केलर आना ही भाई, आना है कि नहीं? वैसे भी अगर आप देखना चाहो तो ये वेक्टर क्यों नहीं है? वेक्टर इसीलिए नहीं है क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, साथ के साथ वो वेक्टर लॉज को फॉलो करेगा, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। होगा कि नहीं? वेक्टर तो पढ़े भाई। तो चार्ज वेक्टर क्यों नहीं है? मैग्नीट्यूड तो है, मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन आप ये थोड़ी बोल दोगे कि भाई इसके बॉडी के अंदर 5 कूलम चार्ज नॉर्थ की तरफ है। काय का नॉर्थ की तरफ है भाई? कहीं भी है ना, बॉडी के अंदर है। आप चाहे, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है कि चार्ज बॉडी के अंदर कितना है। अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो भी इसके अंदर 5 कूलम चार्ज ही रहेगा। आप अपनी तरफ से देख रहे हो तो भी इसके अंदर 5 कूलम चार्ज ही रहेगा। चेंज तो होने से रहा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, साथ के साथ एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, ना ही ये लॉस को फॉलो करेगा, स्केलर होगा। स्केलर के साथ साथ इसके पास जो अदर यूनिट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करें तो चार्ज की यूनिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। चार्ज के बारे में क्या आपको बेसिक डेफिनेशन समझ में आया कि चार्ज कुछ नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस या अप्लाई करने वाली प्रॉपर्टी को चार्ज कहते हैं। मैटर के पास एक प्रॉपर्टी है जिससे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को क्या करेगा? अप्लाई करेगा या फिर एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करें, देखिए मैं यूनिट्स पर था। यूनिट्स ऑफ चार्ज, चार्ज की सबसे पहली और एसआई यूनिट जो मैंने आपको अभी बताई वो है कूलॉम सी। कूलॉम एसआई यूनिट है चार्ज की। इसके बाद अगर आप देखना चाहें तो आपके पास कुछ और यूनिट भी होती है, जैसे सीजीएस यूनिट। क्या हो जाएगी इसकी सीजीएस यूनिट? एनीवन गेस प्लीज? ईएसयू। ईएसयू नहीं समझ में आया फिर से लिखिए, ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ईएसयू या सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फिर स्टेट कूलम। तो मैं आपको जानकारी के लिए ये बता दूं कि ये जो यूनिट है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्वेश्चन आएगा और आपको ये लगाना पड़ेगा उसमें टेक कि ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फिर स्टेट कूलम, ये तीनों एक ही चीज है, वो है ईएसयू। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। इसके बाद आपको प्रैक्टिकल यूनिट भी देखने को मिलेगा, लेकिन मैं उससे पहले एक चीज और बता दूं कि इसको
अगर आप बात करोगे 1 ESU कितना होगा, 1 ESU को आप 1 फ्रैंकलिन भी बोल सकते हो। क्या मतलब ये सीजीएस यूनिट ESU भी है, स्टेट कूलम भी है और फ्रैंकलिन भी है। कैसे? क्योंकि स्टेट कूलम को ही फ्रैंकलिन बोलते हैं, फ्रैंकलिन को स्टेट कूलम बोल सकते हैं, स्टेट कूलम को फ्रैंकलिन बोल सकते हैं, या ESU भी बोल सकते हैं। अच्छा सर, इसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू अगर आप देखो तो 1 कूलम, भाई इसी को तो आप करोगे ना चेंज, तो 1 कूलम इज नथिंग बट 3 इंटू 10⁹ ESU। और 1 ESU की जो वैल्यू होती है वो है 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, ये आपकी इस वाली फॉर्मूले से निकल के आ गई 1 ESU की वैल्यू या 1 फ्रैंकलिन की वैल्यू। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट में फ्रैंकलिन भी आपको दे सकता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, प्रैक्टिकल यूनिट कौन सी होती है? प्रैक्टिकल यूनिट आपको आसानी होगी समझने में इससे, क्योंकि प्रैक्टिकल यूनिट है इसकी EMU, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट समझ में आया? ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि EMU इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, अभी तक मैंने आपको EMU बता दिया है। EMU की वैल्यू क्या होगी? तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10, ठीक है, EMU। एक कूलम चार्ज 1/10 EMU के बराबर होगा। ये यूनिट कन्वर्जन है, सिंपल से, और कुछ नहीं। या फिर आप बोल सकते हो कि एक EMU बराबर 10 कूलम, बस हो गया। ये प्रैक्टिकल यूनिट है। हम इसको प्रैक्टिकल यूनिट को, अगर आप कोई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस लेते हो उसमें भी कई बार आपको मिल जाएगा कि EMU लिखा हुआ रहता है। तो वो EMU के बाद एक आध यूनिट आप और देख सकते हैं इसके अंदर। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, अगर इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करोगे तो ESU हो जाएगा, और लार्जेस्ट यूनिट की बात करोगे, स्मॉलेस्ट पढ़ ली, प्रैक्टिकल पढ़ ली, स्मॉलेस्ट को ही CGS बोलेंगे, और ऐसा यूनिट पढ़ ली। इसके बाद स्मॉलेस्ट है तो इसकी लार्जेस्ट यूनिट क्या है? तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे। फैराडे इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। क्यों मैंने बोला इसको लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज? क्योंकि 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल सी बात कर रहा हूँ। ये एक यूनिट है और ये लार्जेस्ट यूनिट है, सबसे ज्यादा चार्ज दिखाएगी आपको। तो क्या समझा अभी तक समझा? देखो, मैं समराइज करने वाला हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कुछ नहीं होता, स्टडी ऑफ चार्ज होता है इन रेस्ट। ठीक है, रेस्ट पोजीशन के चार्ज की स्टडी को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलोगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स क्या है? ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर है जिसमें आप इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके फील्ड के बारे में डिस्कस करते हो या पढ़ते हो। अच्छा, मास क्या है?
मास की मैंने 3 डेफिनेशंस बताई, इसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपको उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो है चार्ज की। चार्ज क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अ बॉडी, सॉरी अ बॉडी, तो द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी experiences या अप्लाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, उसको आप चार्ज बोलोगे। चार्ज की हमने यूनिट्स पढ़ी, ठीक है ना, यूनिट्स पढ़ी। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी जो यूनिट्स होती हैं, जिसमें एसआई यूनिट जो है आपकी वो क्या है? कूलम। जो कहाँ से निकाली? Q इक्वल टू आई टी, और Q इक्वल टू आई टी कहाँ पढ़ा था? क्लास 10th में पढ़ा था, तो आपको आना भी चाहिए। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट कूलम है। स्मॉलेस्ट यूनिट सीएसजी यूनिट की बात करें तो ईएसयू। ईएसयू क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को आप स्टैट कूलम भी बोल सकते हो या फ्रैंकलिन भी बोल सकते हो। 1 ESU इक्वल टू 1 फ्रैंकलिन। 1 फ्रैंकलिन के बाद आप ESU की वैल्यू निकालोगे तो 1/3 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। लार्जेस्ट यूनिट इज द फैराडे which gives the value of charge in coulomb, which is 96500 coulomb. This is the largest unit of charge. स्मॉलेस्ट यूनिट CSG यूनिट है ESU। तो अभी तक हमने इतना डिस्कस कर लिया है, इसको अच्छे से रिवाइज करें, बाकी अगली बार।